Writers' Voices 26. Listen to columns and stories of your favorite writers. हमारा आज का कॉलम है एतराफ़ से कुछ सबक कशीद करने की मेरी कोशिश बाय फेमस राइटर नुसरत जावेद। अर्ज़ किए चले जा रहा हूं कि इन दिनों वतन अजीज़ में सियासत नहीं महल्लाती साजिशें हो रही हैं। महल्लाती साजिशों के कलीदी किरदारों तक मुझे रसाई हासिल नहीं हो भी जाए तो उनकी लगाई तोहमतों को सहाफ़त के ज़रिए बयान करने की फ़नकारी मुझे दस्तयाब नहीं है। सवाल उठता है कि अमली सियासत के तकाज़ों से किनारा कश हुए दरबारियों की आनियों और जानियों के बारे में लिखूं तो क्या लिखूं? हमारी सियासत और सहाफ़त बेवक़्ती के जिस मकाम पर अब पहुंची हुई है वो अचानक नहीं आया। एक रोज़ कबल ही वो मिसरा लिख चुका हूं जो याद दिलाता है कि हादसा यकदम नहीं होता, वक्त उसकी बरसों से परवरिश कर रहा होता है। हमारी सियासत और सहाफ़त को बेवक़्त बनाने में ठोस वजूहात हाल ही में शाया हुई चंद किताबों में मुरत्तब कर दी गई हैं। फ़रहतुल्लाह बाबर साहब की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखी किताब निहायत एहतियात से चंद संगमीलों का जिक्र करती है। उन्हें पढ़ने के लिए अंग्रेज़ी नसर के ईमाई अंदाज से थोड़ी वाक़फ़ियत दरकार है। इनके बरक्स सीनियर सियासतदान राजा मुनव्वर अहमद साहब की आप बीती नुमा एतराफ़ निहायत बरजस्ता है। उसे एडिटिंग से महफूज रखा गया है। इसी बायस कभी कभार ये किताब पढ़ते हुए आपको कई बातें दोहराए जाने का ख्याल आता है। तहरीर की सलासत में अगरचे दोहराई बातों में भी कई सबक पोशीदा है। मेरा आपसे वादा था कि आने वाले चंद दिनों तक मैं दौरे हाजिर की 2 नंबरी सियासत से तवज्जो हटाकर उन असबाक पर तवज्जो देना चाहूँगा जो मैंने फ़रहतुल्लाह बाबर और राजा साहब की किताब से अपने तईं अख़ज़ किए हैं। आज का कॉलम एतराफ़ के उस बाब से कुछ सबक कशीद करने की कोशिश है जो सफ़ा नंबर 274 से मुझे याद है ज़रा ज़रा के उन्वान से शुरू होता है। इस बाब में बयान करदा हक़ाइक़ की जानिब बढ़ने से क़ब्ल याद दिलाना चाहूँगा कि पाकिस्तानी अवाम की बेपनाह अक्सरियत आज भी इस गुमान में मुब्तला है कि जनरल ज़िया और उनका इदारा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का ख़ात्मा नहीं चाहते थे। वो बल्कि मशकूर महसूस करते थे कि भुट्टो साहब सुक़ूत ढाका के बाद भारत में रखे कैदियों में से किसी एक पर भी मुकदमा चलवाने को तैयार ना हुए और सबकी बाइज़्ज़त रिहाई पर डटे रहे। इसके अलावा मशरक़ी पाकिस्तान से जुदा हुए मग़रिबी पाकिस्तान को उन्होंने चंद ही बरसों में नया पाकिस्तान बना दिया। 1974 के बरस लाहौर के तारीख़ी शहर में इस्लामी सरबराहान की कॉन्फ्रेंस इंतहाई शानदार अंदाज में मुनक़्क़िद करवाई। एक दूसरे से शदीद नफ़रत के बावजूद सऊदी अरब के शाह फैसल और लीबिया के कर्नल मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी इसमें शरीक हुए। मज़कूरा कॉन्फ्रेंस से कबल जो अरब इसराइल जंग हुई, भुट्टो हुकूमत ने उसके दौरान खुलकर शाम जैसे मुल्कों का साथ दिया। अरब दुनिया ने भुट्टो साहब की फरासत भरी हमायत को पाकिस्तान के मज़दूरों और हुनरमंदों को अपने यहाँ रिस्क कमाने के लिए खुले दिल से खैर मकदम किया। तारिकीन वतन की मेहनत ने चंद ही बरस में पाकिस्तान के बाज़ारों में रौनक लगा दी। हमारे हर बड़े शहर में तारिकीन वतन के ख़ानदान अपने देहातों से मुंतकिल होने के बाद रोज़ाना की बुनियाद पर मुतार्रिफ़ हुई हाउसिंग सोसाइटियों में रहने लगे। ज़िंदगी में तग़य्युर ने भुट्टो साहब को मकबूल तर बना दिया। ये अलग बात है कि मिस्र की तरह मुतवस्सत तबके में शामिल होकर ऐसे अफराद मज़ीद क़दामत पसंद और इस्लामी भी होना शुरू हो गए। इनके समाजी मर्तबे की तब्दीली मगर आज का मौजू नहीं। तवज्जो इस तासुर पर मरकूज़ रखना है कि जनरल ज़िया और उनका इदारा वाक़अतन भुट्टो हुकूमत से बहुत खुश थे। 5 जनवरी 1977 को लेकिन वो मार्शल लॉ लगाने को इसलिए मजबूर हुए क्योंकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनवरी 7 के रोज़ धांधली ज़दा इंतख़ाबात करवाने की वजह से उनके सियासी मुखालिफिन किसी भी सूरत कबूल करने को रज़ामंद नहीं थे। मुत्तहदा अपोजिशन ने उनकी निगरानी में दोबारा इंतख़ाबात करवाने की पेशकश भी ठुकरा दी थी। इसी बायस फ़ौज 4 जुलाई 1977 को बतौर इदारा हुकूमत पर कब्ज़ा करने को मजबूर हुई ताकि लोग उनकी निगरानी में हुए इंतख़ाबात को गैर जानिबदाराना और शफ़ाफ़ समझते हुए कबूल कर लें। मुझे याद है कि 4 जुलाई 1977 से तकरीबन 2 हफ्ते तक मुझे पढ़े लिखे दानिश्वरों की अक्सरियत ये समझाती रही कि जनरल ज़िया ने भुट्टो साहब की मर्ज़ी से इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया है। उनके सियासी मुखालिफिन अब इक़्तिदार के लालच में मुत्तहिद नहीं रह पाएंगे। जो बात सुनी उसकी तस्दीक इस बहुत बड़े जुलूस की सूरत मिल गई जो भुट्टो साहब की मार्शल लॉ के नफाज के बाद लाहौर में आमद पर देखने को मिला था। लाहौर का शेरपाव पुल इंसानी समंदर की सूरत नज़र आ रहा था। वहाँ जमीयत उलमाए पाकिस्तान के अहम रहनुमा मौलाना शाह अहमद नौरानी की एक बदतमीज़ ग्रुप के हाथों तज़लील भी हुई। वक्त गुजर गया तो सियाने इसरार करने लगे कि मार्शल लॉ के नफाज के बाद लाहौर में भुट्टो साहब का जज्बाती खैर मकदम जनरल ज़िया को ये कायल करने का सबब बना कि कब्र एक है और उम्मीदवार 2। जनरल ज़िया को अपनी ज़िंदगी यकीनी बनाने के लिए भुट्टो साहब को किसी भी सूरत कब्र के सपुर्द करना होगा। एतराफ़ का मुझे याद है ज़रा ज़रा वाला बाब पढ़ा
تو دریافت ہوا کہ بھٹو حکومت کے خلاف عسکری حلقوں کے تحفظات 1975 کے اوائل ہی میں رونما ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس برس کے آغاز میں نیشنل ڈیفنس کالج میں تعلیم حاصل کرنے والے اعلیٰ درجے کے نوجوان فوجی افسران معمول کے مطابق صوبائی دارالحکومت کے دورے کے سلسلے میں لاہور سیکریٹریٹ آئے۔ ان کے وفد کی ان دنوں پنجاب کے وزیر اعلیٰ حنیف رامے سے طویل ملاقات ہوئی۔ رامے صاحب کے خصوصی معاون کی حیثیت میں راجہ صاحب بھی اس نشست میں موجود تھے۔ اس محفل کا تذکرہ کرتے ہوئے راجہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں آئے وفد میں شامل ایک بریگیڈیئر صاحب نے پورے استدلال کے ساتھ چیف منسٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی جماعت کا کبھی ایک اہم سیاسی وعدہ تھا، جمہوریت ہماری سیاست ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ بھٹو حکومت کو قائم ہوئے 4 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، وفاق کے کسی صوبے میں لیکن پیپلز پارٹی مقامی انتخابات نہیں کروا سکی ہے۔ راجہ صاحب کے بقول بریگیڈیئر صاحب کے بعد نوجوان فوجی افسروں نے یکے بعد دیگرے بھرپور فن خطابت کو بروئے کار لاتے ہوئے سوالات کی مار دھاڑ شروع کر دی۔ ڈیرہ غازی خان کے ایک رکن قومی اسمبلی کے قتل سے لیاقت باغ فائرنگ کیس، اجمل خٹک جیسے رہنماؤں کا کابل میں چلے جانا، خواجہ رفیق کا لبے سڑک قتل، ضمنی انتخابات میں مسلسل دھاندلی، کراچی میں بڑھتی ہوئی لسانی کشیدگی اور بلوچستان میں بغاوت جیسے موضوعات پر تلخ اور تفصیلی سوالات ہوئے۔ وزیر اعلیٰ حنیف رامے نے متاثر کن تحمل سے انہیں سنا، مگر اجلاس ختم ہوتے ہی دفتر پہنچ کر اپنے سیکرٹری شاہد حامد کو بتایا کہ فوجی افسروں نے آج تو ہماری لت پت اتار دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے شاہد حامد کو حکم دیا کہ میٹنگ میں اٹھائے سوالات ہو بہو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو بالفور بھجوائے جائیں۔ 2 دن گزر جانے کے باوجود چیف سیکرٹری نے وہ رپورٹ مرتب نہ کی۔ وزیر اعظم کو البتہ دیگر ایجنسیوں سے مذکورہ ملاقات کی تمام رپورٹ مل چکی تھی۔ اعتراف کا یہ باب پڑھتے ہوئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ 1975 کا آغاز ہوتے ہی ریاست کا طاقتور ادارہ بھٹو صاحب کے انداز حکومت سے اکتا چکا تھا۔ نیشنل ڈیفنس کالج کے وفد کی لاہور میں کھلے عام گفتگو بلکہ اس کی جانب سے بھیجا پیغام تھا کہ سب اچھا نہیں ہے۔ ان ٹھوس اشاروں کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو کو ان کے چمچوں نے قائل کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپوزیشن کی صفوں میں بے دلی، انتشار اور ابتری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی حکومت کی آئینی مدت ختم ہونے سے قبل ہی جنوری 1977 میں عام انتخابات اچانک کروا لینے کے بعد 2/3 اکثریت حاصل کر لینے کی بدولت ملک کے طاقتور صدر بن جائیں۔ میں یہ بات تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ بھٹو صاحب کو گھیرے میں لیے خوشامدیوں کو معروضی حالات کا علم نہیں تھا۔ محلاتی سازشوں کے ذریعے مدر کامل اقتدار و اختیار کے ساتھ اقتدار میں براجمان بادشاہ کو خوشامدی ورد ہی دردناک انجام تک پہنچایا کرتے ہیں۔ طاقت کے خمار میں حکمران تاریخ کے دیگر ناقابل تسخیر دکھتے لوگوں کے انجام کو یاد رکھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ پس نوشت شاہد حامد صاحب جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ حنیف رامے کے 1975 میں چیف سیکرٹری تھے، مرحوم صدر فاروق لغاری کے قریبی دوست تھے۔ انہیں موصوف نے پنجاب کا گورنر بھی بنایا تھا اور نواز شریف کی دوسری حکومت کے ساتھ ان کا پہلا پھڈا انہیں مذکورہ عہدے سے ہٹانے کی وجہ سے ہوا تھا۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.